हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हम लोग आज करेंट अफेयर करेंगे इस मंथ के, मार्च वाले मंथ में जितने करेंट अफेयर है 3 तारीख से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, बट लेट है, मैं आपको आज दे रहा हूँ, फिर भी आप रिकॉल करना, ठीक ना। ऐसे ही मैं डेली दो दो करेंट अफेयर का सेशन लेकर जल्दी से इस टाइम को मेकअप करूँगा। जितने तारीख है उतने तारीख का मैं करेंट अफेयर आपको एक दिन बाद ज़रूर दूंगा, ठीक है। तो आप लोग लगातार बने रहो। करेंट अफेयर और जीके जीएस की क्लास में डेली चलेगी, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए हुए। लेट्स बिगिन टू स्टार्ट। तो ये आपके पहला प्रश्न है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के, जिसको SEBI कहा जाता है, ठीक ना, कि 11वें अध्यक्ष कौन बने। 11th जो हमारे हैं अध्यक्ष कौन बने, 11th सेक्रेटरी कौन बने हैं, उनके बारे में आप बताइए। कौन थे हमारे SEBI के। चलिए जल्दी से इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो कौन में, चलिए आइए इसके पीछे वाले हिस्ट्री जानते हैं कि कौन बने, क्या है SEBI, क्या है इसके बारे में चलिए जानते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं कि केंद्र सरकार ने माधवपुरी बूच के स्थान पर तुहिन कांता पांडे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, जिसको सेबी मैंने कहा था SEBI, ठीक ना, सेबी का अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। तो कौन बने हैं, मैं आपको अभी दोबारा इस प्रश्न के पास लेके जाता हूँ। चलिए कौन बने हैं प्यारे बच्चे, तो तुहिन कांता पांडे बने हैं, ठीक ना। ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ेंगे और भी इसकी पीछे की जानकारी को हम लोग समझते हैं। वर्तमान में केंद्रीय वित्त मंत्रालय में वित्त और राजस्व सचिव भी कौन है, यही है तुहित कांता पांडे। इन्हीं को पहचानिए, तुहित कांता पांडे यही है, ठीक ना। और भी इसके पीछे के नॉलेज को देखते हैं। तुहित कांता को 3 साल के लिए नियुक्त किया गया, कितने, 3 ईयर के लिए इनको नियुक्त किया गया इस पद के लिए, ठीक ना। तुहिन कांता पांडे 1987 यानी कि 1987 उड़ीसा के केडर के IAS अधिकारी हैं। ये IAS अधिकारी भी कहाँ के हैं, उड़ीसा के केडर में, ठीक ना। डन। नेक्स्ट आगे कर बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि SBI यानी कि सेबी क्या होता है। सेबी जिसको मैं बोल रहा हूँ होता है क्या, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, जिसको बोलते हैं सेक्रेटरी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। SEBI का फुल फॉर्म क्या है, सेक्रेटरीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी, ठीक ना। डन। क्या कहता है कि इसका स्थापना कब हुआ था, इसकी स्थापना हुई थी आपको 12 अप्रैल 1988 को, 1988 को हुई थी, कितने, 12 अप्रैल को। और उनमें में सेबी यानी कि SEBI को वैधानिक निकाय बनाया गया था। कब इनको यानी कि सेबी को वैधानिक निकाय कब बनाया गया था, तो 1992 यानी कि 1992 में बनाया गया था। सेबी भारत में पूंजी बाजार और कमोडिटी बाजार का नियामक है। पूंजी बाजार और किसका, कमोडिटी बाजार का, यानी कि कैपिटल एंड कमोडिटी मार्केट ऑफ इंडिया, इन इंडिया क्या है, हमारे सेबी है। नेक्स्ट आगे देखिएगा और ये कह रहे हैं कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड जो हमारा है, भारतीय, इसका हिंदी हुआ सेबी का सेक्रेटरी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड जो है, इसकी मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में है। पहले अध्यक्ष कौन थे, S.A. देवे थे, S.A. दवे, ठीक ना, S.A. दवे, सॉरी, S.S. दवे थे। नेक्स्ट आगे देखिएगा। अब महत्वपूर्ण कुछ नियुक्तियां हैं, जैसे मैं बताता हूं कि आपको, मैं हमेशा इस चैनल के ही खासियत है, जो हमारे सर पढ़ाते थे करेंट अफेयर, अली सर, उन्होंने बताया था। तो जैसे अली सर बताते हैं वैसे मैं आपको उन्हीं के जैसा अपनी कुछ कंट्रीब्यूशन के साथ में कुछ अलग देने की कोशिश करता हूँ। गुरुत्व ही गुरु, कि गुरु से ही
हमारे शिष्य जो जितने भी हैं, मैं भी उनका शिष्य हूँ, तो उन्हीं से मैं नियुक्त करके आगे आपको बताते रहता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनके कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। क्या है पूर्ण नियुक्तियाँ, आपको इनको होमवर्क में करके लाना है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इनका आंसर बताऊंगा, ठीक है। तो आपके लिए रहा, क्या रहा, आपके लिए होमवर्क रहा। डन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि हमारी एशियाई विकास बैंक एडीबी एडीबी एशियाई विकास बैंक की 11वीं अध्यक्ष कौन बने? 11th जो हमारे अध्यक्ष हैं वो कौन बने, बता सकते हो? एडीबी की, ये आपके सामने ऑप्शन है। चलिए इसके पीछे की जानकारी जानते हैं कि कौन है, क्या है एडीबी, हमारे बैंक क्या है, कैसे, चलिए इसके बारे में जानते हैं। ये आपके सामने जापान के मसातो कांडा ने एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया। कौन के? जापान के जो हमारे कौन हैं, मसातो कांडा, यही हमारे जापान के मसातो कांडा है, ठीक ना। जापान के मसातो कांडा कौन है? यही है हमारे जापान के मसातो कांडा जी, ठीक है। इन्होंने ही पद ग्रहण किया है। डन। आगे बढ़ते हैं। अब ये कह रहे हैं कि मसातो सुगु सुगु और असक असकवा का स्थान लिया है। किनका स्थान लिया? उनकी जगह पहले कौन थे? तो इनकी जगह पर पहले थे हमारे ये मसात्विक और ये असकवा थे, ठीक। इनके जगह पे इन्होंने क्या लिया? अपना स्थान लिया है। डन। तो इनका आंसर क्या हो जाएगा, आप देख सकते हो इनका आंसर क्या होगा, मसातो कांडा। एडीबी की जो 11वीं अध्यक्ष कौन बने थे? हमारे मसातो कांडा बने थे, 11th नंबर, ठीक ना, मसातो कांडा। डन। नेक्स्ट अगला, अब एडीबी के बारे में, एडीबी जो बैंक है इनके बारे में जान लेते। तो एडीबी जो हमारे एशियाई विकास बैंक है, एशियाई विकास बैंक है के बारे में, इसकी स्थापना हुई थी हमारी 19 दिसंबर 1966 में, ठीक ना। और एशियाई विकास बैंक एक क्षेत्रीय बहुपक्षीय विकास बैंक है। एशियाई जो बैंक है एक क्षेत्रीय हमारे बहुपक्षीय विकास बैंक है। एशियाई प्रशांत क्षेत्र पर केंद्रित है। एशियाई कहाँ है? प्रशांत क्षेत्र पर। हमारा एशिया कहाँ पाई जाती है? तो हमारे प्रशांत महासागर में, प्रशांत क्षेत्र पर हमारे क्या है? केंद्रित है, स्थित है एडीबी। अब आगे देखते हैं। इस एशिया प्रशांत क्षेत्र के देश को विकास और जलवायु वृद्धि के लिए ऋतु प्रदान करता है। जो हमारे एशिया प्रशांत क्षेत्र है ना, वो देशों को क्या करता है, जितने सारे हमारे कंट्रीज हैं उनको कंट्री क्या करते हैं, विकास करेगा और उनकी जलवायु की वृद्धि के लिए ऋण प्रदान करता है। यानी कि बोलो तो पैसे कलेक्ट करते हैं। वो किसके लिए पैसा कलेक्ट कर रहा है? तो उनको विकास देने के लिए, उनकी जलवायु को मेंटेनेंस रखने के लिए, क्लाइमेट को वो क्या करता है, इसके लिए वो काम करता है। कौन? एशिया प्रशांत क्षेत्र सभी देशों से क्या करता है, ऋण लेता है। नेक्स्ट आगे और बढ़ेंगे। क्या है कि इसके जो कुल मेंबर हैं, उसके मेंबर टोटल कितने हैं? तो अभी हैं 69 देश इसमें कुल क्या है, इन्वॉल्व हैं, शामिल है। मुख्यालय जो हमारी इसकी मुख्यालय कहाँ है? मांडुलु याग्न, मांडुलु याग्न शहर है, जो कहाँ पड़ता है? फिलीपींस में पड़ता है। मांडुलु याग्न शहर है जो कहाँ? फिलीपींस में पड़ता है। उसका मुख्यालय कहाँ? एशिया प्रशांत क्षेत्रीय। क्लाइमेट रिपोर्ट जो है दे रहा है, कौन दे रहा है? एशिया प्रशांत क्षेत्र। तो आई होप आपको ये सारी जानकारी समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ेंगे हम लोग। महत्वपूर्ण अब कुछ नियुक्तियां इसके बारे में जान लेते हैं, वो आपको होमवर्क में करके लाने हैं। इसके बारे में देखिए। विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? हमारे विश्व बैंक, हमारे वर्ल्ड
बैंक के जो प्राइम मिनिस्टर हैं करंट में अभी कौन है? अजय बांगा। अजय बांगा है। विश्व बैंक के एमडी और सीएफओ ये भी कौन है? तो अंशुला कांत। अंशुला कांत है, याद रखिएगा, अंशुला कांत है। न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष, न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष कौन है? अभी डिल्मा रूसेफ है। कौन है? डिल्मा रूसेफ। न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष डिल्मा रूसेफ है। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है कि कौन सा जो युद्ध है पोत भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय बनेगा? कौन सा युद्ध जो हमारा अभी वर्ल्ड वार में चल रहा है ना, वो कौन सा युद्ध जो है, कौन सा जो युद्ध जो आपको भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय बनने वाला है, कौन सा बनेगा? तो वार्षिक बताइए, बता सकते हो आप लोग? चलिए इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। चलिए तो आइए इसके पीछे की जानकारी को लेते हैं कि कौन सा बनने वाला है ये हमारा। तो ये आप देख सकते हो, महाराष्ट्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने सेवा मुक्त नौसैनिक युद्ध पोत जिसको NIS कहते हैं, गुलदार को अधिग्रहित करने और सिंधुदुर्ग जिले के निवाती जो है रोक्स के पास इसे डुबोने की योजना बनाई है। इसे डुबोने की योजना बनाई है जो हमारे महाराष्ट्र की सरकार है, ठीक ना। देखो क्या कह रहा है कि यह पहल भारत की पहली कृत्रिम रिफ बनाने के उद्देश्य से की जा रही है। क्या बनाने के उद्देश्य? यही है रिफ, ये देख पा रहे हो, ये रिफ है। ये रिफ बनाने के उद्देश्य से की जा रही है ये पहल, ठीक है। रिफ बनाने के उद्देश्य से की जा रही है। अब जो NIS गुलदार एक 83 मीटर लंबा कुंभीर श्रेणी का लैंडिंग शिप है। कुंभीर श्रेणी क्या है? लैंडिंग शिप है NIS गुलदार। नेक्स्ट अगला, NIS गुलदार 1985 में कमीशन किया गया और इनकी कब किया गया? 1985 में कमीशन किया गया था और जनवरी 2024 में सेवा मुक्त किया गया है। कब? 2024 में सेवा मुक्त किया गया INS गुलदार को। अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम लोग। आई होप आपको जितने भी तीनों प्रश्न मैंने अभी करंट पर समझाए हैं, क्या क्या कैसे नियुक्ति हो रही है हमारी भारत में, कैसे हमारे आज ऐसे बन रहे हैं, ऐसी चीज़ डेवलपमेंट पे आ रहे हैं। अब अगला प्रश्न हमारे करंट अफेयर के आपके सामने, तीसरी जो हमारी सभा महिला है, चैंपियनशिप 2025 किसने जीती है? महिला जो है चैंपियनशिप सभा में किसने जीता है? तो बताइए सकते हो। श्रीलंका, मालदीव, भारत, नेपाल, किसने जीता है? तो आइए देखते हैं इसके पीछे जानकारी, किसने जो है सभा क्या है। देखिए, भारतीय सीनियर महिला बास्केटबॉल टीम ने फाइनल में, हमारी जो भारतीय सीनियर महिला है बास्केटबॉल टीम ने फाइनल में मालदीव को हराकर, किसको हराया? मालदीव को हराकर तीसरी सभा महिला चैंपियनशिप, जो हमारा सभा होता है ये बास्केटबॉल का चैंपियनशिप होता है सभा एक, ठीक ना, उन्होंने जीता है। मालदीव को किसने हमारा इंडियन ने मालदीव को हराकर जीता है। थर्ड चैंपियनशिप लाई है हमारी भारत की महिला, ये देख सकते हो। क्या कह रहा है कि सभा क्या है कि साउथ एशियन बास्केटबॉल, मैंने जैसे आपको बोला था कि हमारे सभा जो है बास्केटबॉल की एक इंडस्ट्री है जो हमारे बास्केटबॉल को करवाती है। तो साउथ, इसका फुल नेम क्या होगा? साउथ एशिया बास्केटबॉल
एसोसिएशन, साउथ एशिया बास्केटबॉल एसोसिएशन। इस प्रतियोगिता का आयोजन कब हुआ था? तो 23 से 26 जनवरी 2025 तक नई दिल्ली के केडी जाधव इंडोर स्टेडियम में किया गया था। कहाँ किया गया था? केडी जाधव इंडोर स्टेडियम में किया गया था, ठीक है, न्यू दिल्ली में। बास्केटबॉल में एक टीम में 5 खिलाड़ी होते हैं। अब आप जानते हो, अगर पूछा है कि बास्केटबॉल में एक टीम में कितने खिलाड़ी आयोजित होते हैं, तो एक टीम में कितने होते हैं? 5, याद रखिएगा बास्केटबॉल में। नेक्स्ट, अब कुछ और भी जान लेते हैं खेल से रिलेटेड नॉलेज। सबसे बड़ा ग्रह, अब यहाँ से कुछ हम लोग और भी जीके जीएस के क्वेश्चन जानेंगे। सबसे बड़ा सौरमंडल के कुछ क्वेश्चन जानते हैं। अब हम यहाँ एसएसटी के पार्ट से स्टार्ट करते हैं और आगे की ओर कुछ क्वेश्चन महत्वपूर्ण जान लेते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट चलिए जानते हैं। सबसे बड़ा ग्रह कौन है? हमारा बृहस्पति है, जिसको बोलते हैं जुपिटर, ठीक है। सबसे छोटा ग्रह बुध, मरकरी। सूर्य से निकटतम ग्रह कौन है? वह बुध ही है, मरकरी। सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन है? नेपच्यून, ठीक ना। पृथ्वी के निकटतम ग्रह क्या है? पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह वो है वेन्यूस, यानी कि शुक्र। आगे, सबसे चमकीला ग्रह वो भी हमारा वेन्यूस है, शुक्र। सबसे चमकीला तारा डॉग स्टार, क्या है? डॉग स्टार, सॉरी मैं डॉग कर रहा हूँ, डॉग स्टार। सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन है? जो सबसे बड़ा होगा उसका ही सबसे ज़्यादा क्या होगा? उपग्रह होगा। हमारी बृहस्पति है, जो कितने उपग्रह हैं? 63 है जुपिटर का। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, सौरमंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? गैनीमीड प्रणाली सबसे बड़ा ग्रह है ये सौरमंडल का। गैनीमीड प्रणाली, गैनीमीड सिस्टम जिसको बोलते हैं। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन है? डेमोस। नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 5। 9वें राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? अब हमारे जो 9th है राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन होने वाला है, उसका आयोजन कहाँ किया है? आप इसका आंसर दे सकते हो, पटना बिहार में कि भागलपुर में, कहाँ किया जा रहा है? इसमें से आप आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। इसके पीछे की जानकारी और जानते हैं कि कहाँ कैसे किया जा रहा है हमारे राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन। देखिए, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हमारे यही है, आप इनको देख सकते हैं, ठीक ना। जगत प्रकाश नायडा इन्हीं का नाम है, ने 28 फरवरी 2025 को, कब? 28 फरवरी, 18 फरवरी के बाद 2025 को पूरी उड़ीसा में 9वें राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया है। कब हुआ उद्घाटन? 2025 में 9वें राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का उद्घाटन हुआ है, जो 28 फरवरी 2025 में। कहाँ हुआ? उड़ीसा में हुआ है, ठीक ना। कहाँ हुआ है? उड़ीसा में हुआ है, देख सकते हो, उड़ीसा में आपका हुआ है ये, उड़ीसा में, डन, उड़ीसा में हुआ है। आगे और बढ़ेंगे और भी देखिए इसका उद्देश्य क्या है। उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में अच्छे और अनुकरणीय प्रथाओं और नवाचार। इसका उद्देश्य क्या है कि लोगों को स्वास्थ्य किया जाए, लोगों को देखभाल के मतलब हेल्थ के रूप में अच्छे रखा जाए, उसका अनुसरण किया, जो अपने गरीबी से अपने स्वास्थ्य को अच्छी तरह नहीं देखभाल कर पा रहे उनका अनुसरण किया जाए, उनको देखभाल में सहायता किया जाए, हेल्थ केयर दिया जाए। यह
सम्मेलन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा आयोजित किया जाता है। इस किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा यह सम्मेलन क्या आयोजित किया जा रहा है। देखिए, ये जो हमारी नेशनल हेल्थ मिशन है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जो हमारे NHM की शुरुआत कब हुई थी? 2013 में हुई थी, 2013 में। भारत सरकार का 2025 तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य है। 2025 में उन्होंने टीबी से भारत को मुक्त करने का उन्होंने लक्ष्य बनाया हमारे गवर्नमेंट ने। आगे अब अगला प्रश्न आपके सामने है, अरुणाचल। एक मिनट, अगला प्रश्न से पहले इसके बारे में जान लेते हैं। ये प्रश्न का उत्तर आपको मैं दिखा देता हूँ कि कहाँ किया गया था। तो आपको मैं नहीं बताया, पुरी उड़ीसा में किया गया है, ठीक ना। कहाँ किया गया? पुरी उड़ीसा में। ये आपके सामने पुरी उड़ीसा में किया गया है, ठीक ना। आगे कर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका 6 है, अरुणाचल प्रदेश में न्यूकुम यूलो उत्सव किस जनजाति द्वारा मनाया गया है? अरुणाचल प्रदेश में जो ही मनाया गया है न्यूकुम उल्लो उत्सव किस जनजाति द्वारा? भील, न्यूसी, डोबो, गारो, किसके द्वारा मनाया गया? चलिए इसका कमेंट बॉक्स में इसका जल्दी से इसका उत्तर दें अगर जानते हो तो। चलिए आइए इसके पीछे की हिस्ट्री को जानते हैं। अब न्यूकुम यूलो उत्सव अरुणाचल प्रदेश की न्यूसी जनजाति एक प्रमुख कृषि उत्सव है। वो जो न्यूकुल उत्सव है वो अरुणाचल प्रदेश की क्या है? वो न्यूसी जनजाति का एक प्रमुख क्या है? कृषि उत्सव है। तो आप जान सकते हो कि उन्हीं के द्वारा मनाया गया है। क्या कि उनके द्वारा? न्यूसी जनजाति के द्वारा मनाया गया। किसके द्वारा मनाया गया? न्यूसी जनजाति। ऑप्शन नंबर बी, न्यूसी जनजाति के द्वारा। चलिए आगे कर बढ़ते हैं। कहता है कि इसमें समृद्धि की देवी न्यूकुम की पूजा की जाती है। इसमें जो हमारी इनकी जो देवी है न्यूकुम, समृद्धि की, जो भी धन की देवी है, समृद्धि की पूजा की जाती है इस समारोह में, इस उत्सव में। न्यूसी जनजाति अरुणाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। अरुणाचल प्रदेश की अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ी जनजाति कौन है तो वो न्यूसी ही जनजाति है। ये अरुणाचल प्रदेश के 7 जिलों में पाई जाती है। कितने? 7 जिलों में पाई जाती है अरुणाचल प्रदेश के। तो आज के लिए इतना ही। हमारा हमारा 3 मार्च का करंट अफेयर कंप्लीट हुआ। फिर हम लोग नेक्स्ट करेंगे। इसकी PDF आपको टेलीग्राम पे, आपको व्हाट्सएप ग्रुप के चैनल में भी मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। आई होप इसी प्रकार आप लोग बने रहें। फिर हम लोग नेक्स्ट करेंगे और आगे ही मतलब पूरा कंप्लीट करने वाले हैं सीरीज को। और करंट अफेयर, GK GS, अभी तो मैं करंट अफेयर ला रहा हूँ, फिर GK GS भी क्वेश्चन लाऊंगा साथ साथ, और साइंस के भी आपको चल रहे हैं क्वेश्चन। तो आई होप आपको समझ में आएगा। जो जो मैंने होमवर्क दिया उसको कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में। सी यू टुमारो। गुड बाय, बाय बाय।